Good afternoon, friends. It is always a great pleasure to interact with you all. I hope you all are doing good. आज की जो हमारी एक चर्चा का विषय है वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट एक सब्जेक्ट है। 1 अक्टूबर 2022 से कुछ आईटीसी के प्रावधान को और ज़्यादा स्ट्रिक्ट किया गया है और आज हम लोग इस कैप्सूल में उस ही जो प्रावधान है सेक्शन 41 है और उस सेक्शन 41 एक नया सेक्शन इंसर्ट किया गया है 1 अक्टूबर 2022 से और हम सभी कारोबारियों के लिए उस नए सेक्शन को समझना इतना ही आवश्यक है जितना कारोबार करना है, क्योंकि ये जो सेक्शन है इसका इम्प्लीकेशन इतना वाइड और इतना स्ट्रिक्ट अब हो जाएगा कि अगर हमने डिसिप्लिन उस सेक्शन का इम्प्लीमेंटेशन या उसको फॉलो अप नहीं किया तो कहीं ना कहीं नुकसान होने की संभावनाएं अब काफ़ी बढ़ गई हैं। तो ये जो नया प्रावधान है इसको समझने से पहले हम लोग समझेंगे कि व्हाट वाज द प्रॉब्लम। देखिए, जीएसटी कानून में फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे इट हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड 1 जुलाई 2017 से एक सेक्शन है सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज सी और ये जो 16(2)(c) ये बोलता है कि अगर आपने कोई भी खरीद की है और एज अ बायर अगर आपको आईटीसी तभी मिलेगी व्हेन द सप्लायर हैज़ पेड द टैक्स टू द गवर्नमेंट। अब ये एक ऐसा प्रावधान है जिसपे पिछले 5 वर्षों से संघर्ष चल रहा है, क्योंकि बायर ये बोलता है कि उसके पास जो भी मैकेनिज्म है आईटीसी सत्यापन करने से संबंधित वो बड़े ही लिमिटेड एक मैकेनिज्म है। जीएसटी कानून में आज तक जो मैकेनिज्म है उसमें आज तक ऐसा कोई विकल्प नहीं है जिससे जो बायर है वो 100% श्योरिटी के साथ ये कह पाए दैट कि उसने जो माल खरीदा है या जो उसके पास टैक्स इनवॉइस आया है उस टैक्स इनवॉइस से संबंधित टैक्स सेलर ने सरकार को चुकाया है। दिस वाज अ बिग प्रॉब्लम और ये जो प्रॉब्लम है जो आजकल एज वी नो दैट जीएसटीआर 2B होता है और जीएसटीआर 2B में हमारे पास एक लिस्ट होती है ऑफ ऑल दी परचेजेस वी हैव मेड फ्रॉम द रजिस्टर्ड सप्लायर्स, लेकिन जीएसटीआर 2B इज आल्सो नॉट ए कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ दैट द सप्लायर हैज पेड द टैक्स, क्योंकि जीएसटीआर 2B का जनरेशन होता है सप्लायर के जीएसटीआर 1 से एंड द टैक्स इज पेड फ्रॉम हिज 3B, यानी कि सप्लायर का जो 3B है उससे टैक्स का भुगतान होता है। अगर मेरे 2B में कोई बिल प्रदर्शित भी हो रहा है तो भी मैं कंक्लूसिवली ये नहीं बोल सकता कि वेदर द सप्लायर हैज पेड द टैक्स और नॉट। तो अब ये जो लड़ाई है, ये जो प्रावधान है, ये पहले जो कर कानून थे उसमें भी इस तरीके का प्रावधान मौजूद था और मैं आपको बताऊं जो दिल्ली वैट एक्ट था या जो तमिलनाडु वैट एक्ट था उसमें भी ये अनिवार्यता थी कि विक्रेता के कर चुकाने पर ही जो क्रेता है जो बायर है उसको आईटीसी मिलेगी। तो ये जो प्रोविजन है ये कोई नया प्रोविजन नहीं था, पहले भी जीएसटी से पहले भी जो लॉ था जो वैट एक्ट था उसमें काफ़ी सारे स्टेट्स के वैट एक्ट में इस तरीके का टैक्स चुकाने पर ही आईटीसी मिलने का प्रावधान था। तो ये जो पॉइंट था, पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट था बिटवीन द बायर एंड द सेलर, ये पुराने कर कानून में भी था और मैं आपको बताऊं कि जितने भी हाई कोर्ट्स हैं इन द एंटायर कंट्री उन सभी हाई कोर्ट्स ने दे हैव गिवन द जजमेंट्स इन फेवर ऑफ द इनोसेंट बायर और बायर के पक्ष में वो सारे निर्णय दिए थे। और ये जबकि ये टैक्स सप्लायर के टैक्स चुकाने का जो प्री कंडीशन है दैट वाज देयर अंडर द अर्लियर लॉ आल्सो। तो मैं आपको बताऊं जैसे फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद हाई कोर्ट इन द केस ऑफ मैसर्स किशन लाल पवन कुमार हैज कैटेगोरिकली हेल्ड दैट कि अगर ड्यूरिंग द रेलेवेंट पीरियड सप्लायर was a duly registered dealer and the buyer has made the payment by way of a चेक या बैंक के थ्रू पेमेंट किया गया है तो उस केस में ऐसा कोई मामला नहीं बन सकता वेयर फॉर द फॉल्ट ऑफ द सेलर द बायर विल बी पेनलाइज। तो ये इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो मत था वो बहुत स्पष्ट था। इसके अलावा भी कई ऐसे जजमेंट्स थे इलाहाबाद हाईकोर्ट के विच वर इन फेवर ऑफ द बायर। Even the Supreme Court in the case of Messrs KK Industries and in the case of Arise India has held that कि अगर जो supplier है he was a valid registered dealer at the time of sale and the buyer has made the payment through the bank account, he has all the corroborative evidences that he has received the goods, तो ऐसे मामलों में for the act of the seller the buyer cannot be penalized। अगर सरकार को राजस्व की वसूली करनी है तो that should be made from the supplier। तो ये जो प्रावधान थे वो जो पुराने कर कानून में भी थे और जीएसटी एक्ट में उनको बोरो किया गया सेक्शन 16(2)(c) को, लेकिन 5 साल बाद सरकार को ये रियलाइज हुआ कि ये जो प्रावधान है सेक्शन 16(2)(c) की जो मैं बात कर रहा हूँ ये पर्याप्त नहीं है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू। अगर सरकार को बायर से वसूली करनी है उस आईटीसी की जिसका टैक्स सप्लायर ने नहीं चुकाया है
तो उनको कुछ और अतिरिक्त ऐसे प्रावधान, ऐसे जीएसटी कानून को और सशक्त करना पड़ेगा ताकि वो अपने रेवेन्यू को प्रोटेक्ट कर पाएं, क्योंकि जीएसटी में भी कुछ फेवरेबल जजमेंट्स हैं इन द केस ऑफ द बायर, जिसमें द हाई कोर्ट्स हैव हेल्ड दैट कि यू हैव टू टेक द एक्शन अगेंस्ट द सप्लायर एंड मेक ऑल द पॉसिबल एफर्ट्स टू कलेक्ट द टैक्स फ्रॉम द सप्लायर। तो सरकार को ऐसा अब लगने लगा था 5 साल बाद कि टू कलेक्ट द टैक्स फ्रॉम द बायर, क्योंकि ऐसे केसेस में जनरली ये देखा गया है जो सप्लायर हैज एब्सकॉन्डेड, सप्लायर भाग जाता है, उसको पकड़ पाना इतना आसान नहीं होता है एंड इट इज़ वेरी इजी टू कैच होल्ड ऑफ द इनोसेंट बायर। जो बायर है उसकी धरपकड़ करना, उसको पैसा उससे वसूलना इज ए इजी जॉब। तो सरकार को ऐसा लगा दैट वी शुड चेंज द लॉ और उन्होंने 1 अक्टूबर 2022 से एक नया सेक्शन 41 इंसर्ट किया है और इस सेक्शन में ये उन्होंने साफ लिख दिया है कि अगर सप्लायर टैक्स नहीं चुकाएगा तो बायर को अपना आईटीसी का रिवर्सल करना पड़ेगा। और ये मेरे हिसाब से इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट amendment from to protect the interest of revenue, and we as the registered taxable persons under the GST have to be very very cautious और हमें बड़ा ही cautious और disciplined और सतर्क रहना पड़ेगा अब ITC को लेकर। तो ये जो सेक्शन है उसमें सरकार ने अब लिख दिया है कि अगर आपका सप्लायर यदि किसी बिल पे टैक्स इनवॉइस से जो वसूला गया टैक्स है वो सरकार को नहीं चुकाएगा तो बायर को अपना आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। हालांकि सबसेक्शन जो इसका है सेक्शन 41 में उन्होंने ये भी लिखा है कि अगर सप्लायर टैक्स चुका देता है तो द बायर कैन री अवेल द आईटीसी। तो ये जो प्रावधान है वो सरकार ने पर्पसली इसलिए फिट किया है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में अगर आप मान लीजिए किसी केस में लड़ाई हो तो अब दे कैन से दैट कि हमने सेक्शन 41 बनाया है और सेक्शन 41 में लिखा है कि इफ द सप्लायर इज नॉट पेइंग द टैक्स, हम बायर की आईटीसी रिवर्स करनी पड़ेगी एंड along with the interest the buyer has to pay the ITC which has been taken, जिसका टैक्स विक्रेता ने नहीं चुकाया है। और हमने ये भी प्रावधान इसमें बना दिया है कि अगर सप्लायर टैक्स चुका देगा तो बायर उसका क्रेडिट री अवेल कर सकता है। तो अब जो भी उच्च न्यायालय है उसको जो भी जजमेंट अब होगा वो विभाग के पक्ष में अब देना होगा, यानी कि जो पुराना कर कानून था उसमें जो जजमेंट्स थे और जीएसटी में जो भी एक फेवरेबल जजमेंट्स इनोसेंट बायर्स के पक्ष में आ रहे थे उसको काउंटर करने के लिए अब ये एक नया प्रावधान सरकार लेकर के आई है और वी हैव टू टेक कॉग्निसेंस ऑफ दिस प्रोविजन कि अब हमारे लिए बचने का रास्ता जो है वो लगभग खत्म हो चुका है। क्योंकि जब सरकार ने स्पेसिफिकली एक्ट में लिख दिया है और उन्होंने ये भी लिख दिया है कि इफ द सप्लायर पेज द टैक्स द बायर कैन रीअवेल द क्रेडिट। तो इसमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ये हैं कि ऐसे जो मामले होते हैं वेयर द सप्लायर एब्सकॉन्ड्स तो जनरली 3, 4, 5, 6 साल कितने भी साल लग जाते हैं एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू रिकवर द टैक्स फ्रॉम द सप्लायर। और सप्लायर से टैक्स यदि रिकवर भी हो जाएगा तो हु विल इंटीमेट द इनोसेंट बायर दैट ही हैज टू रीअवेल द क्रेडिट। तो दिस इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। तो अब बात यह है कि हमें इस एक तो प्रावधान का संज्ञान लेना पड़ेगा। अब कंक्लूजन क्या है? आफ्टर द अमेंडमेंट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2022 से हमें 4 बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि ITC इज अवर वैल्यू एंड वी हैव टू प्रोटेक्ट, वी हैव टू बी वेरी विजिलेंट टू प्रोटेक्ट द वैल्यू। पहला है आपका जो एक पोर्टल पे GSTR 2A या 2B की जो प्रक्रिया है आपको मंथली उसको बड़ा ही सीरियसली लेना पड़ेगा। GSTR 2B में अगर कोई एंट्री ऐसी है विच इज मिसिंग यू हैव टू बी वेरी वेरी विजिलेंट। और दूसरा ये है कि एक GST पोर्टल पे कम्युनिकेशन विद द सप्लायर का एक विकल्प स्टार्ट हो गया है और GSTN पोर्टल पे जैसे ईमेल से के द्वारा संवाद होता है इन द सेम वे दे हैव प्रोवाइडेड द ऑप्शन ऑफ कम्युनिकेशन विद द सप्लायर। अगर कोई मान लो आपके ऐसे बिल हैं विच आर नॉट गेटिंग रिफ्लेक्टेड इन योर GSTR 2B तो आप उसको एक चिट्ठी लिखिए, एक कम्युनिकेशन करिए GSTN के माध्यम से, जो ये विकल्प मैं आपको बताया है कम्युनिकेशन विद द सप्लायर, ताकि भविष्य में अगर कोई ऐसी लड़ाई होती है या आपको ITC रिवर्स करना पड़ता है तो आप अपना पक्ष रख पाएं कि दैट यू हैव इंटीमेटेड द सप्लायर। और आप और ये जो कम्युनिकेशन है चूंकि ये GST पोर्टल पे होता है तो इसलिए दी योर असेसमेंट ऑफिसर जो है उसको भी अगर वो ये देखना चाहेगा कि दैट एज अ इनोसेंट बायर यू हैव इंटीमेटेड द सप्लायर दैट ही शुड अपलोड द बिल एंड पे द टैक्स कलेक्टेड ऑन दैट इनवॉइस, तो आप ये कम्युनिकेशन का जो विकल्प GST के जो पोर्टल पे दिया गया है उसका उपयोग अब आप करिए।
तीसरा है कि आप किसी भी नए सप्लायर से जुड़िए, आपको अब रेगुलर अपने सप्लायर्स का एक नो योर सप्लायर करना पड़ेगा। जैसे केवाईसी होती है, वैसे ही अब आपको बड़ा विजिलेंट रह के एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे यू हैव टू डू दी केवाईसी ऑफ योर सप्लायर, वेदर ही इज ए कंप्लायंट सप्लायर और नॉट ए कंप्लायंट सप्लायर। और एक चौथा, एक आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई भी जो परचेज अग्रीमेंट अब आप करेंगे 1 अक्टूबर 2022 के बाद से, उसमें आपको एक इंडेमनिटी क्लॉज जरूर डलवाना है। और उस इंडेमनिटी क्लॉज में आपको सप्लायर से ये शर्त रखनी है कि इन भविष्य में यदि कोई ऐसा मामला आता है जहां पे आपने जो माल खरीदा है और उससे संबंधित जो टैक्स है अगर सप्लायर ने नहीं चुकाया है, तो उस केस में जो नुकसान होगा, क्योंकि कानून में लिख दिया उन्होंने सेक्शन 41 में दैट द बायर हैज टू रिवर्स द क्रेडिट अलोंग विद द एप्लीकेबल इंटरेस्ट। तो आपको अपने जो परचेज अग्रीमेंट है उसमें ये इंडेमनिटी क्लॉज डलवाना पड़ेगा कि जो भी नुकसान एज ए इनोसेंट बायर आपको होगा, उसकी भरपाई जो है, उसकी जो रिकवरी है, दैट विल बी मेड फ्रॉम दी सप्लायर। तो ये कुछ बातें हैं, कुछ नई चीजें हैं जो इनका हमें अब विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। सो विद दिस नोट आई कंक्लूड दिस वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।